आज जो हम कवर करेंगे दैट इज़ हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में जो कंटेंट हम कवर करेंगे दैट वुड बी फीचर ऑफ ओलिगोपोली, प्राइस रिजिडिटी मॉडल का देखेंगे, और हमारे नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोलीज में जो आते हैं कुर्नो मॉडल आता है, स्टैकलबर्ग आता है, चैम्बरलिन आता है, बोर्ट्रांड मॉडल आता है, और कोल्यूसिव मॉडल में जो आते हैं दैट इज़ प्राइस लीडरशिप मॉडल। इसमें हम 3 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हमारा डोमिनेंट फर्म, लो कॉस्ट फर्म और बैरोमेट्रिक। उसके बाद हम कार्टेल देखेंगे, बाउमूल सेल्स मॉडल देखेंगे, और गेम थियरी में एक क्वेश्चन आ जाता है यूजली नैश इक्विलिब्रियम और प्रिजनर्स डिलेमा। और हमारा आता है बेन्स थियरी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हमें कवर करना है हमारे IAS ऑप्शनल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो मैं बेसिक कवर करूँगी उसमें फीचर्स, ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसके अंदर हम प्राइस रिजिडिटी मॉडल करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो आई विल पुट द क्वेश्चंस एज वेल कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं वो मैं डालूंगी। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका पूरा जो मैंने आंसर फ्रेम किया हुआ है आई विल राइट दैट आंसर एंड लाइन बाय लाइन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। आज जो है हम बेसिक ओलिगोपोली पढ़ेंगे और उसके फिर कुछ बेसिक्स जो हमें ओलिगोपोली के पता होने चाहिए कि हम आगे और ओलिगोपोली के कॉन्सेप्ट्स पढ़ें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ओलिगोपोली से। सो ओलिगोपोली हमारा क्या होता है। ओलिगोपोली जो है ये टर्म जो है ये ग्रीक टर्म है जिसके अंदर 2 वर्ड्स होते हैं। एक होता है ओलिगी विच मीन्स फ्यू, और पोलियन जिसका मतलब है सेल। तो फ्यू फॉर्म्स मतलब ये वाले मार्केट स्ट्रक्चर में ओलिगोपोली में हमारी बहुत फ्यू फॉर्म्स होती हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, बट एक से ज़्यादा, बट इतने भी ज़्यादा नहीं, नॉट दैट मच लार्ज इन नंबर बट इट इज़ मोर देन 1, एक से ज़्यादा होते हैं। तो जो ओलिगोपोली है दैट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच फ्यू फॉर्म्स जो है वो होमोजीनियस गुड्स भी बेचती हैं और डिफरेंशिएटेड गुड्स भी बेचती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में एग्जांपल है ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, हमारी स्टील, एल्यूमिनियम, ये सारे एग्जांपल हैं हमारे ओलिगोपोली के। ऑटोमोबाइल्स में आपको पता है हुंडई, होंडा और यही वाली फर्म्स जो हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे स्वीट शॉप देखोगे आप हर गली नुक्कड़ पे आपको एक स्वीट शॉप दिखेगी, ऐसा नहीं है। ये ओलिगोपोली फर्म जो होती हैं ज़्यादा नहीं होती नंबर में, कम होती हैं बट एक से ज़्यादा होती हैं, और इतनी भी ज़्यादा नहीं होती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई स्वीट शॉप नज़र आ जाएगी या कोई किराने की शॉप आपको हर जगह नज़र आ रही है। ओलिगोपोली फ्यू फर्म्स होती हैं। एंड डुओपोली उसका एक स्पेशल केस है जिसके अंदर 2 सेलर्स होते हैं। जैसे 2 कंपनीज हैं, जैसे पेप्सी और कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है, हमें पता ही है। और दूसरा है हमारा एयरबस और बोइंग जो कि कमर्शियल लार्ज जेट एयरक्राफ्ट मार्केट्स होती हैं, वो हो गई। सो ये स्पेशल केस है, दिस यू शुड रिमेंबर। डुओपोली वैसे डुओ से ही पता चल रहा है कि 2 फर्म्स हैं, 2 सेलर्स हैं जो कि बेच रहे हैं। तो जैसे 2 कंपनीज हो गई लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट के अंदर। तो फीचर्स क्या होते हैं ओलिगोपोली के। फीचर्स के अंदर हमारा फर्स्ट फीचर है फ्यू फर्म्स। ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि कम फर्म्स होती है, इतनी ज़्यादा फर्म्स नहीं होती, और इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी होती है। ये इनको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि एक अगर प्राइस रिड्यूस करेगी, अगर कोका कोला ने प्राइस रिड्यूस करा तो पेप्सी डबल रिड्यूस करेगा। तो ये इंटरडिपेंडेंसी इनको समझनी चाहिए। उनको कहीं ऐसा लगे कि अगर मैंने प्राइस रिड्यूस कर दिया तो दूसरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो नहीं होते, मतलब ऐसे अगर एक ने रिड्यूस करा तो दूसरा डबल रिड्यूस करेगा। जिसकी वजह से प्राइस वॉर भी हो सकती है। तो इंटरडिपेंडेंसी होती है फर्म्स के बीच में। नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस का कंपटीशन वो नहीं करती यूजली क्योंकि पता है प्राइस वॉर हो जाती है। एंड फोर्थ जो है बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द फर्म। बैरियर्स, एंट्री के अंदर बैरियर्स होते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स हो जाते हैं जो कि फ्यू फर्म्स जो हैं जिनके पास टेक्निक है वो लगा देती हैं, तो दूसरी फर्म्स के लिए मुश्किल हो जाता है एंटर करना मार्केट के अंदर। फिफ्थ जो है सबसे ज़्यादा रोल जो होता है सेलिंग कॉस्ट, मतलब एडवर्टीजमेंट काफ़ी करती है। जैसे पेप्सी ने करी तो कोका कोला डबल करेगी कि उसका भी प्रोडक्ट बिके मार्केट के अंदर। सो पेप्सी और कोका कोला का यही है कि एडवर्टीजमेंट बहुत करती हैं, तो रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। सिक्स्थ है हमारा
ग्रुप बिहेवियर, इकट्ठे ग्रुप बिहेवियर होता है क्योंकि पता है प्राइस वॉर हो सकती है आगे. सो दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से वो ग्रुप बिहेवियर रहता है. कई बार वो कार्टेल भी फॉर्म कर लेते हैं, जैसे एक ओपेक ऑयल कंपनीज का एक ग्रुप बना हुआ है. सॉरी. एंड सेवेंथ जो है वो हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है. सो ऑल्सो इसके अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेंट होता है. इनडिटर्मिनेंट क्यों होता है? जैसे प्राइस अगर कोका कोला ने कम किया तो हमें ये नहीं पता कि पेप्सी कितना करेगा, तो इसकी हम डिमांड नहीं डिटर्मिन कर सकते. सो इसलिए इनका जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेंट होता है. नहीं पता चल सकता कि कितना डिमांड कर्व क्या होगा. नेक्स्ट हमारा टेक्निकल नोट में आई हैव एडेड फ्यू थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर मैं आगे पूरा ओलिगोपोली आपको बताऊं. सो टेक्निकल नोट में आई हैव एडेड फ्यू पॉइंट्स. वन के अंदर इट इज़ दैट कि टोटल रेवेन्यू हमने क्या होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. मैंने एक क्वांटिटी खरीदी, जैसे कि मैंने एप्पल्स खरीदे, उनका रेट था 20 रुपये के केजी. सो 20 इंटू जितना वो हो गया. जैसे कैंडीज़ का लगा लो, थोड़ा सिंपल एग्जांपल हो जाएगा. एक कैंडी 1 रुपये की है, अगर मैं 20 कैंडीज़ लेती हूँ तो 20 रुपीज़ की हो जाएगी. तो प्राइस 1 रुपये और क्वांटिटी मैंने ली 20, तो टोटल रेवेन्यू जिससे मैंने ली उसका कितना हो गया 20. सो दैट इज़ टोटल रेवेन्यू. मार्जिनल मतलब हर एक एडिशनल यूनिट की क्या होगी, दैट इज़ हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टोटल रेवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी. सो टोटल रेवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी करेंगे तो हमारा रूल लगाएंगे. फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, डी क्यू बाई डी क्यू किया तो डी क्यू कट गया तो पी रह गया. पी को एज इट इज़ रखा, डी पी बाई डी क्यू आ गया. सो ये हमारा हो गया. और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमें पता होता है जो डी पी बाई डी क्यू है, प्राइस में चेंज ड्यू टू क्वांटिटी वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से प्राइस और एम आर जो है वो दोनों बराबर होते हैं. और इसमें हमारा MC जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होती है, ये दो होती हैं. एक तो हमारी फर्म होती है जो कि प्राइस टेकर होती है, और एक मार्केट होती है जो कि प्राइस मेकर होती है. जो मार्केट ने डिक्टेट कर दिया फर्म को वही प्राइस पे बेचना पड़ेगा. वो अपना प्राइस खुद से डिक्टेट नहीं कर सकते क्योंकि इतनी उनके पास पावर होती नहीं है. सो दैट इज़ वाई हमारा जो MR कर्व है MC कर्व के जैसा होता है. MC, MR और AR सब एक जैसे होते हैं. सो दैट इज़ वाई इसकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होता है, प्राइस जो है वो MC के बराबर होता है, क्योंकि हमारा DP बाई DQ क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है ज़ीरो. दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन कि इसमें क्या होता है ज़ीरो. और मोनोपोली के केस में हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होता है वो MR MC के बराबर होता है. MR यहाँ से कोई MC लाइन निकल रही है, जहाँ पे ये मीट करेगी MC, वहाँ डिमांड कर्व पे हमारा प्राइस और क्वांटिटी सेट हो जाता है. सो MR MC जहाँ पर बराबर होते हैं वहाँ पर हमारी मोनोपोली होती है. और इसके अंदर DP बाई DQ जो होता है वो लेस देन ज़ीरो होता है. लेस देन ज़ीरो हो गया तो दैट मीन्स हमारा इसमें प्राइस में हम कुछ और भी ऐड कर रहे हैं, मतलब हमारे उस केस में प्राइस जो है वो बड़ा होता है MR से. सो दिस इज़ द मोनोपोली में. मोनोपोली वैसे भी प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है हमारे उससे MR से. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो. एंड द सेकेंड इज़ टेक्निकल नोट 2, जिसके अंदर हमारा TR मैंने बताया प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है. मार्जिनल हमारा डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, हमारा ये निकल गया. इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी. सो चेंज को हम डेरिवेटिव से भी डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी. सो इसको हम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी तो हमें मिलता है. अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, DP बाई DQ इधर फेंक दिया और E को इधर फेंक दिया इस साइड, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी. अब 2 को हम डालेंगे 1 के अंदर. हमें क्या चाहिए था यहाँ पे DP बाई DQ जो हमारे पास नहीं था पहले. सो हमने ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, Q से Q हो गया कैंसिल, अंदर क्या बचेगा माइनस P बाई E. सो विच वी हैव गॉट, और P जो है दोनों में क्या हो गया कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा P इंटू 1 माइनस 1 अपॉन E. सो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा प्राइस इंटू 1 माइनस E. एंड इसके कुछ केसेस बन जाते हैं इसी के कि अगर इलास्टिसिटी 1 के बराबर है तो 1 में से 1 गया 0 हो गया तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है 0. अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब
2, 3, 4 चलता जाएगा, उतनी रेशो छोटी होती जाएगी, मतलब उतना रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। जैसे अगर 2 डाला तो हाफ गया, 3 डाला तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्जिनल रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। अगर लेस देन 1 है तो उस केस में हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। सो इसको हम इस फॉर्म में भी देखते हैं, जिसके अंदर हमारा हम डिवाइड करते हैं लोअर सेगमेंट को हमारे अपर सेगमेंट से। सो इसको हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये डिमांड कर्व हो गया या एआर कर्व भी बोलते हैं हम इसके। नीचे जो हाफ वे जो इस एंगल को हाफ पे बाइसेक्ट करता है वो एमआर कर्व होता है। सो एमआर कर्व इसको उस पर कट करता है। उसके बाद ये बीच में से जो लाइन है, जो सेंटर होता है वहाँ पे इलास्टिसिटी हो जाती है हमारी 1। इस पॉइंट पे ऑन द एक्स एक्सिस वहाँ पे इलास्टिसिटी होती है 0। ऑन द वर्टिकल एक्सिस इलास्टिसिटी होती है इन्फिनिटी, एंड इन बिटवीन दोनों के वहाँ पे हमारी ये होगी इलास्टिसिटी लेस देन 1 से ऊपर इन्फिनिटी के ऊपर इट इज़ ग्रेटर देन 1। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वुड बी हमारा प्राइस रिजिडिटी मॉडल। प्राइस रिजिडिटी मॉडल का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको हम स्वीजीज मॉडल भी बोलते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट के अंदर। आई विल फर्स्ट शो यू द क्वेश्चन जो उनसे आ रखे हैं, फिर आई विल शो यू द आंसर किस तरीके से लिखना है। ऑल्सो लिखो ज़रूर इन क्वेश्चंस के आंसर्स को, लिखो ज़रूर। विदाउट लिखे हुए यू के नॉट एक्सपेक्ट कि आप मैजिक हो जाएगा, आप अपने एग्ज़ाम में खुद से अपने आप इतना सारा लिख लेंगे। तो लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। सो आपने आज जो सीखा है उसको एक बार लिखें आराम से, पीपीटी से देख देख के ही चाहे लिखें।